इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायिक प्रक्रिया। क्या नाम है? न्यायिक प्रक्रिया। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर दो प्रकार का है, एक जो चैप्टर के बीच में है, जैसा कि देख सकते हैं ये है चैप्टर के बीच में, और अभ्यास का प्रश्न, ठीक है, जो अंत में दिया हुआ रहता है चैप्टर के अंत में। तो दोनों सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं सारे वीडियो का, और या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने न तो पुलिस का जिक्र सुना है, न ही उसे कभी देखा है। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का जिक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं? तो के बारे में तो हम सब फिल्मों में अक्सर देखते हैं, और आपस में समाज में तो बातचीत होते रहता है तो सुनते हैं। तो बोला गया कि आपके विचार में पुलिस के क्या क्या काम होते हैं, और क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं? तो बहुत शक्तिशाली होते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको कानूनी अधिकार रहता है, ठीक है। आप देखिए आगे। उसके बाद है, आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगे। तो ज़्यादा आसान क्या है? लिखना। समझे? तो चलिए ये सब के सब सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं PDF से, जो आपके लिए टाइप किए हैं। तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया अध्याय 6 है। देखिए पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। तो यहाँ पर लिख के आपको बता रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, पुलिस का काम FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दर्ज करना, मामले की छानबीन करना, गिरफ्तारी करना, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। तो पुलिस का काम ये सब है। फिर अदालत में संबंधित मामले के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाकर पेश करना होता है। ये काम भी क्या है? पुलिस का ही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया? चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये कौन सा झगड़ा है, कौन सा झगड़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा किताब से उसी से संबंधित है ना, ये सारा सवाल दिया हुआ है, ये तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विनोद विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपनी जमीन पर आया, ठीक है। तो विनोद की जमीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद है ना मजदूरों को बोला कि घर का नींव खोदो, तो अब तभी क्या हुआ, अवधेश आ गया, ठीक है। अवधेश आ गया, ठीक है। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही, पर विनोद ने नहीं माना, ठीक है। ये है विनोद, ठीक है। ये घर बनाने आया मजदूरों के साथ। ये है क्या? विन ये है क्या? ये अवधेश है, अवधेश, ठीक है। और ये रहा विनोद। तो वे अवधेश तो देखिए यहाँ पर, विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपनी जमीन पर आया, ठीक है। घर की नींव डालने के लिए, ठीक है, विनोद आया, ठीक है। विनोद की जमीन अवधेश के घर से सटी हुई थी, ठीक है। अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद मजदूरों से बोला कि इन घर की नींव खोदो, तो अब अवधेश क्या हुआ, आ गया अवधेश, ठीक है। वो विनोद को बोला ना, विनोद जिसको घर बनाना था, तो विनोद को बोला कि मेरे घर से ना 2 फीट हटकर नींव खोदो। तो विनोद बोला कि नहीं, जमीन सटा हुआ है, तो हम सटा करके ही नींव खोदेंगे, ठीक है। तो इस पर अवधेश क्या हुआ, भड़क गया और झगड़ा होने लगा। तो तब कोई बोला ना कि चलो झगड़ा क्यों करते हो, ग्राम कचहरी चलो, ग्राम कचहरी। ये न्यायालय होता, न्यायालय की तरह होता ग्राम कचहरी। और गांव का जितना सा शिकायत है ना, शिकायत झगड़ा, वो गांव में ही निपटाया जा सके, इसलिए ग्राम कचहरी होता है। तो ग्राम कचहरी ने जमीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया, ठीक है। अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया, जो बोल रहा था कि मेरे घर से 2 फीट दूर है ना, जा दीवार खड़ा दीवार खड़ा करो। लेकिन विनोद नहीं माना, ठीक है। और अगले दिन जब अवधेश अपने घर पे नहीं ना था, तो विनोद क्या, दीवार सटा करके दीवार खड़ा कर दिया। तो अवधेश शाम में वापस आया तो पता चला, तो रात में क्या कर दिया, दीवार तुड़वा दिया, ठीक है। तो सुबह जब विनोद को पता चला ना, तो लाठी डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश की जमकर पिटाई कर दी,
और इस पिटाई में ना अवधेश का एक हाथ भी टूट गया। समझे, एक हाथ भी टूट गया। तो ये विनोद क्या किया, ये लाठी डंडे के साथ अवधेश के साथ यहाँ आया और जमकर पिटाई कर दिया। ठीक है, तो बस ये सब चीज था। ठीक है, तो अब आपको अवधेश और क्या नाम था, अवधेश और विनोद के बीच में झगड़ा आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोला गया, ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, ग्राम कचहरी ने अवधेश के जमीन का कागजात देखकर अवधेश की बात को सही माना, इसलिए ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में सुनाया। ठीक है, उसके पास जमीन का कागजात था। ठीक है, तीसरा, क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी, तो पिटाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। न्यायालय किस लिए बनाया गया, ताकि है ना, ताकि जो मजिस्ट्रेट है वो सही फैसले ले सके। तो देखिए, दूसरा उत्तर लिखेंगे, नहीं विनोद को अवधेश की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। अब नहीं, विनोद को अवधेश की पिटाई नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, नहीं लिख दीजिएगा, तो नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कर विनोद ने अपराध किया और स्वयं को दंड का भागी बना दिया। ठीक है, दूसरे को पिटना है क्या है ये क्या, ये दोष है, दोष। समझे, आगे देखिए चौथा, अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था। तो गांव में एक ग्राम कचहरी होता है, तो उसको जिला स्तर पे जाना चाहिए था। तो अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे सत्र न्यायालय, जो जिला स्तर पे काम करता है, तो मैं अपना मामला लेकर जाना चाहिए था। ठीक है, अगर इससे भी संतुष्ट नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे बिहार का क्या, पटना हाई कोर्ट है। अब देखिए पांचवा, देखिए थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों जरूरी है, तो उत्तर लिखेंगे, बिना थाने में रिपोर्ट लिखवाए पुलिस किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकती है। ठीक है, यह वैसा ही है जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेना होता है। जब आप ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, आप यात्रा करने के लिए ही और ट्रेन में बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये पता चलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तो मुंह से बोल देंगे तो मुकर भी तो सकते हैं और भूल भी तो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए। अब देखिए छठा, देखिए अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, विवरण लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम थाना जाएंगे और थानेदार से एफआईआर लिखने को कहेंगे। खुद लिख के सिग्नेचर कर देंगे, नहीं तो नहीं लिखने आता है तो थानेदार से एफआईआर लिखने को कहेंगे। फिर हम एफआईआर की नकल यानी फोटो कॉपी मांगेंगे और वो दे भी देते हैं। यदि थानेदार एफआईआर दर्ज न करे तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए सातवां प्रश्न, एफआईआर की कॉपी क्यों जरूरी है। ठीक है, एक कॉपी आपके पास होना क्यों जरूरी है, तो उत्तर लिखेंगे, अपने पास भी तो प्रमाण चाहिए कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। ठीक है, अगर पुलिस भी तो बोल सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, तो एफआईआर दर्ज करवाई है तो इसका प्रमाण रहना चाहिए पास में। क्या भरोसा कॉपी ना लेने पर पुलिस एफआईआर को फाड़ दे या किसी के दबाव में उसमें फेर बदल कर दे। ठीक है, दबाव में जो विरोधी पक्ष है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, तो अगर वो मजबूत रहेगा तो वो पुलिस को दबाव देगा और फिर उसमें फेर बदल कर देगा। इसलिए हमारे पास एफआईआर की कॉपी होना जरूरी है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, अगर कोई थानेदार आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, अगर कोई थानेदार हमारी एफआईआर दर्ज ना करे तो हम डाक या इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और क्या, और जो थानेदार है उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। नौवां प्रश्न है, एफआईआर की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो एफआईआर में जो जो चीज बोले हैं ना, जो जो चीज हम सब लिख के दिए हैं सिग्नेचर करके, तो पुलिस उसी के आधार पर क्या करती है, छानबीन करती है। तो क्या पता लगाने की कोशिश करती है, तो उत्तर लिखेंगे, पुलिस छानबीन से यह पता लगाने की कोशिश करती है कि एफआईआर में लिखाई गई बातें सत्य हैं या नहीं। कोई झूठा एफआईआर भी तो कर देता है, यानी जिस व्यक्ति को दोषी बताया गया है वो वाकई में दोषी है भी या नहीं। ठीक है, तो यही पता लगाती है छानबीन करके। 10वां सवाल, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए।
तो मार पिटाई करने से है ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और जो कांड नहीं भी किए ना तो वो भी मान लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनको सजा हो जाता है। तो वही बोला गया, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। ठीक है ना। ये इसको ये जो वकील है, दोनों पक्ष का वकील अपना अपना पक्ष रखेगा न्यायालय में, और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। 11 प्रश्न है, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सजा नहीं सुनाई जा सकती। क्यों, तो क्योंकि सजा सुनाने का काम अदालत का है। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट का है, ना कि पुलिस का। ठीक है, सजा सुनाने के लिए ना न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वो दोनों पक्ष का जो वकील है ना उसका दलील सुनते हैं और फिर सजा निर्धारित करते हैं। 12वां प्रश्न है, क्या छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, कैसे, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। तो उत्तर लिखेंगे हाँ। हाँ, छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। तो कौन करता है, पैसे के बल पर पैसे के बल पर पुलिस को घूस दे देते हैं, या उच्च राजनीतिक पहुंच के बल पे, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, तो राजनीतिक पहुंच के बल पर कोई समर्थ व्यक्ति पुलिस छानबीन की प्रक्रिया को आसानी से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आसानी से। ठीक है, पर यदि पुलिस अधिकारी ईमानदार हो तो उसे प्रभावित करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर ईमानदार है पुलिस अधिकारी तो वो घूस नहीं लेता है और नेताओं के दबाव में नहीं आता। 13वां सवाल देखिए, प्रश्न 13, जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया है। जमानत पे है ना वो छूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति अपने मामले का मुकदमा अदालत में खुद लड़ सके। व्यक्ति अपने मामले का मुकदमा अदालत में खुद लड़ सके, इसके लिए जमानत का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जमानत पे उसे जेल नहीं जाना पड़ता है, जेल के बाहर रहना पड़ता है, लेकिन पुलिस जब बुलाए तो उसको उपलब्ध रहना पड़ता है। ठीक है ना, आना पड़ता है थाने में। ठीक है, प्रश्न 14, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है या गैर जमानती। तो ये तो नॉर्मल झगड़ा हुआ था ना, ये कोई हत्या थोड़ी हुआ था। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा जुर्म था। ठीक है, नॉर्मल सा क्या था, झगड़ा था, तो ये जमानती है। तो उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है क्योंकि इसका मुकदमा फौजदारी मुकदमा था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। फौजदारी मुकदमा बोलते हैं वैसा मुकदमा जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित है। ठीक है, या हत्या है, मतलब पैसे से संबंधित को है ना दीवानी कहते हैं, दीवानी मुकदमा। उसके अलावा जो है ना उसको फौजदारी मुकदमा कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा मुकदमा था जो 326 धारा में ना आता है। अब देखिए प्रश्न 15, चोरी डकैती कत्ल जैसे जुर्मों को गैर जमानती क्यों माना गया है। अगर कोई चोरी डकैती कत्ल करता है ना तो उसको जमानत नहीं मिलता है। तो उत्तर लिखेंगे, चोरी डकैती कत्ल जैसे जुर्मों से समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, इसलिए ऐसे जुर्मों को गैर जमानती माना गया है। समाज की शांति और व्यवस्था पूरा भंग होता है। नॉर्मल झगड़ा करते हैं तो बस दो ही परिवार ना प्रभावित होते हैं, लेकिन ये चोरी हो गया तो लोगों में भय का माहौल पैदा हो जाता है, कत्ल हो गया किसी का। ठीक है, तो लोग डर जाते हैं, तो समाज की शांति और व्यवस्था भंग हो जाती है। 16वां सवाल है, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना जरूरी है ताकि उसे पता चल सके कि उसके खिलाफ पुलिस ने क्या इल्जाम लगाया है, और जो एफआईआर दर्ज करा है ना तो क्या क्या इल्जाम लगाया है, और उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है, जिससे कि वह अदालत में अपने पक्ष में बचाव कर सके। ठीक है, तो उसको आरोप पत्र की कॉपी मिलता है तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है उसको कि क्या क्या इल्जाम लगाया गया उस पर, और क्या क्या उसको है ना जानकारी इकट्ठा करना है ताकि वो उसको जेल नहीं हो, सजा नहीं हो। 17वां प्रश्न है, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो जो दोषी होता है और जो केस किया वो खुद थोड़ी कोर्ट में जाके अपना दलील मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, उसके लिए वकील बनाया गया है।
तो उत्तर लिखेंगे किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना आवश्यक है ताकि दोनों पक्षों की दलील न्यायाधीश के सामने पेश हो पाए और उन्हें सुनकर न्यायाधीश को पूरे मामले की जानकारी हो पाए। तो यही वकील क्या करता है, वकील न्यायाधीश को सब कुछ बताता है, ठीक है, ये अपना जो दलील है ना पेश करता है, ठीक है, सारी बातें है ना पूछता है, ठीक है, दोषी से और साथ ही साथ जो भी है गवाह से। ये सारा काम कौन करेगा, वकील करेगा। 18वां प्रश्न है किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है। तो गवाह को पेश करना और गवाह से पूछताछ करना क्यों जरूरी है। तो वो देखा है, आंखों के सामने देखा है, सुना है, तो वो सही सही सच सच बताएगा तो क्या ये जो मामला है वो सुलझ जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे मामले को पूरी तरह से अदालत में सच सच सामने लाने के लिए किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना जरूरी है। समझे। तो कोई भी मामला है तो उसको पूरी तरह से अदालत में सच सच सामने लाने के लिए गवाह से पूछ देंगे तो गवाह देखा है सुना है तो सच सच बता देगा। 19वां प्रश्न है पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है। पुलिस और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे पुलिस का काम मामले की छानबीन करना और गिरफ्तारी करना, ठीक है, जबकि मजिस्ट्रेट का काम फैसला सुनाना। अदालत में मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होते हैं ना, वो फैसला सुनाते हैं दोनों पक्षों के वकील की बात को सुनकर। और पुलिस का काम तो बता ही दिए। अब देखिए 20वां प्रश्न अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यदि किसी आरोपी को निचली अदालत के फैसले से असंतोष हो तो वह उच्च न्यायालय में फैसले के पुनर्निरीक्षण के लिए जा सके, यही अपील के प्रावधान का उद्देश्य है। जैसे वहां पर था अवधेश और विनोद के मामले में, ठीक है ना, तो वहां पर पहले कहाँ ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी से असंतुष्ट हो गया तो कहाँ गया, जिला स्तर पे गया, सत्र न्यायालय में, ठीक है। और अगर सत्र न्यायालय में फिर अगर उससे भी उसमें जो फैसला हो आया उससे भी कोई असंतोष है किसी में तो वो फिर क्या जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखिए प्रश्न 21 ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं ग्राम कचहरी है, ग्राम कचहरी जो फैसला सुना है उससे संतुष्ट नहीं है तो हम सब कहाँ गए, जिला स्तर पे सत्र न्यायालय में गए। तो सत्र न्यायालय जो कहेगा ना, ठीक है, तो वो ग्राम कचहरी उसको मानेगा, ठीक है। तो ग्राम कचहरी जो भी फैसला सुनाया था वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वही बोला गया यहाँ पर ऊपर की अदालत है ना जो फैसला सुनाया, तो नीचे का अदालत जो सुनाया था ना तो वो रद्द हो जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे यह संविधान का नियम है कि ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को मानने पड़ते हैं। तो ऐसा संविधान का नियम है, ठीक है। 22वां प्रश्न कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक एक मुकदमा है ना सालों सालों तक चलता है। तो उत्तर लिखेंगे अदालतों में न्यायाधीश की कमी होना और वकीलों द्वारा अपनी कमाई बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर कागजी प्रक्रिया को लंबित किए रहना कुछ कारण है जिससे कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। इसका दो कारण है, पहला तो है कि कोर्ट की संख्या कम है, और कोर्ट की संख्या कम है। दूसरा बात है कि न्यायाधीश जो न्याय सुनाते हैं, ठीक है, फैसला सुनाते हैं, तो उनकी संख्या भी कम है, न्यायाधीश की संख्या भी कम है, अदालत की संख्या भी कम है। और तीसरा क्या है, वकील है ना, वकील अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जानबूझ के ना कागजी प्रक्रिया को लंबित करता है, डेट पर डेट मांगते रहता है। और एक डेट का सुनवाई करने के लिए वो उससे क्या करता है, आदमी से पैसा लेता है, ठीक है। तो जितना लंबा समय तक केस चलेगा उतना ही ज़्यादा वकील को पैसा मिलेगा। तो ये सब कारण है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए पहला सवाल है इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। तो हाँ, न्यायिक प्रक्रिया है ना निष्पक्ष होता है, मतलब निष्पक्ष मतलब क्या, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, ठीक है। तो हाँ, यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है। तो उस जितना बिंदु है ना सब बताना है जिससे पता चले कि हाँ न्याय है ना निष्पक्ष तरीके से होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। देखिए उत्तर लिखेंगे हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़े थे ना अवधेश और विनोद वाला,
ठीक है, तो फिर अंत में ना, अंत में जो लाठी चार्ज किया था ना, ठीक है, जिसका हाथ तोड़ दिया था वो, तो उसको सजा मिलता है, समझे, 4 साल का सजा मिलता है सत्र न्यायालय में, जो जिला स्तर पे है। तो फिर जब हाई कोर्ट में जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, 3 साल कर देता है। आप बोलेंगे तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे आपको, अगर चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप देखिए उत्तर लिखेंगे, हाँ इस पार्ट को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। और कैसे? इसकी निष्पक्षता से पता चलता है कि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का समान अवसर मिलता है, दोषी है ना, दोषी को भी समान अवसर मिलता है, ठीक है, और जो केस किया उसको भी। न्यायाधीश केवल सबूतों और गवाहों के आधार पर ही निष्पक्ष फैसला देते हैं, ठीक है, वो सबूत और गवाह के आधार पर फैसले देते हैं, अपने मन से नहीं। अगर किसी पक्ष को फैसला मंजूर नहीं होता है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था ना आपको, ग्राम कचहरी है गांव के स्तर पे, उसे संतुष्ट नहीं है उसके फैसले से तो जिला स्तर पे सत्र न्यायालय में जाएंगे, उसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद कहीं नहीं जा सकते। दूसरा प्रश्न है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? तो ऐसा तब होता है ना, जब किसी बाहरी ताकत द्वारा न्यायाधीश पर दबाव डाला जाता है, ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना, वो न्यायाधीश पे दबाव डालते हैं, अगर कोई उनके चीन पहचान का है ना, कुछ कांड कर देता है तो, और यह रिश्वत दिया जाता है, ठीक है, अमीर जो बिल्डर है, अमीर जो सेलिब्रिटी है, तो उनके यहाँ पे कोई करता है तो रिश्वत दिया जाता है, या नेताओं द्वारा तरक्की का प्रलोभन दिया जाता है। नेता लोग जो सत्ता में है ना, वो प्रलोभन देते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, छोटा जो हो ना न्यायाधीश तो तुमको बड़ा न्यायाधीश बना देंगे। लेकिन ये दुर्लभ मामले होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई न्यायाधीश है ना घूस ले, या फिर नेता के दबाव में आके अपना, है ना, मतलब दोषी का दोष कम कर दे, कम साल तक सजा दे, या इसको बरी कर दे, तो ऐसा बहुत कम होता है। प्रश्न 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। ये जो तालिका दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान, तो वही भरना है। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों? तो न्याय दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और क्यों? तो पुलिस का है, ये जो पुलिस है पुलिस का है, या फिर वकील का है, या फिर न्यायाधीश का है? तो जाहिर सी बात है न्यायाधीश का होगा, क्योंकि फैसला, अंत में फैसला सुनाने किसका काम है? न्यायाधीश का ही तो काम है, ठीक है। दोनों पक्ष के दलील को सुनेंगे और सही फैसला सुनाएंगे कौन? न्यायाधीश, ठीक है। और वकील और पुलिस तो बस ऐसे ही है, ठीक है। वकील का काम है बस केस लड़ना, और पुलिस का काम है क्या? सबूत प्रस्तुत करना, ठीक है, गिरफ्तार करना। तो इसी सबको क्या करना है? भरना है, जो खालिस्तान दिख रहा है ना उसी को भरना है। तो देखिए, पुलिस, तो पुलिस का एक काम क्या है? प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना, एफआईआर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और क्या काम है? मामले की छानबीन करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, अभियुक्त मतलब जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना, ये भी पुलिस का ही काम है। और वकील का क्या काम है? अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना, ठीक है, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना। तो वकील दोनों पक्ष का रहता है, ठीक है, जो केस किया है और जिसपे केस हुआ दोनों का वकील होता है, तो दोनों अपने अपने पक्ष में ना सबूत पेश करते हैं। और क्या काम है? अदालत में दलील पेश करना न्यायाधीश के सामने, और अगली पेशी के लिए तारीख लेना, ठीक है, मान लेते हैं कुछ सबूत और पेश करना है, कुछ करना है, तो अगली पेशी के लिए तारीख लेना पड़ता है। और उसके बाद अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना, जितना कागज वाला काम होता है ना, तो वकील ही करते हैं। अब देखें न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का क्या काम है? पहला काम है मुकदमे को सुनना ध्यानपूर्वक, ये तो दिया हुआ है, बाकी 3 को भरना है। तो गवाहों के बयान सुनना, ठीक है, मुकदमे की अगली पेशी की तारीख देना कि हाँ अगली तारीख को फिर से मिलेंगे, पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना, ये क्या है? किसका काम है? न्यायाधीश का काम है, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न तालिका को भरिए, ठीक है, ये तीनों क्या करना है? भरना है, ठीक है। दीवानी मामले मतलब पैसा से संबंधित, और उसके अलावा जो है फौजदारी मामले, ठीक है। देखिए उत्तर लिखेंगे, दीवानी मामले में जमीन जायदाद के झगड़े तो पैसा से संबंधित है, मजदूर मालिक के बीच
मजदूर मालिक के बीच मजदूरी को लेकर विवाद। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि ये जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं, ठीक है, मालिक तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कभी कभी बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो मजदूर क्या करेगा, विवाद हो जाएगा। पैसे के लेन देन के झगड़े, ये सब आएगा दीवानी मामले में। और फौजदारी मामले में क्या आएगा, चोरी डकैती हत्या, ठीक है, झगड़ा, ये सब फौजदारी मामले में आएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, अगला सवाल है, मान ले आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय में जैसे होता है ना, पटना उच्च न्यायालय, हिंदी में उसको हाई कोर्ट कहते हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए उत्तर लिखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले, ठीक है, और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर न निकल सके, यानी दोषी को सजा बिल्कुल मिले। और पूरी प्रक्रिया के दौरान संविधान के नियमों का पालन हो, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर देंगे, तो पूरे संविधान के नियमों का पालन भी होना चाहिए। अब देखिए छठा प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या कमियां हैं और दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? और क्या सवाल है, यही सवाल है, तो उत्तर लिखेंगे, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं। तो देखिए क्या क्या कमियां, अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण मामला निपटने में देरी होती है। जो केस है ना, सालों साल चलता रहता है, ठीक है, 5 साल 10 साल 15 20 साल इस तरह से चलता रहता है। न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कागजी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और जो वकील होते हैं वो पैसा ठग लेते हैं। और ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है, पूरे नहीं केस सालों साल चलता रहता है, तारीख पे तारीख है ना मिलती रहती है। तो और तीसरा क्या है, तीसरा कमियां, कानूनी कार्रवाई बहुत महंगी होती है, जिसे गरीब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, और जो कुछ जमीन रहता है वो भी बिक जाता है केस लड़ने के चक्कर में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको दूर करना है ना कमी को, तो उपाय सुझाइए, लिखेंगे, इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को न्यायाधीशों की बहाली करनी चाहिए। जो न्यायाधीश है ना उसकी बहाली करनी चाहिए। और ज़्यादा न्यायाधीश होंगे तो केस ज़्यादा सुना जाएगा। ठीक है ना, तो बस कम समय लगेगा। और कार्यवाही को सरल और किफ़ायती बनाना चाहिए। किफ़ायती यानी क्या, कम दाम में ना, कम पैसों में केस लड़ सकें और सरल हो। ठीक है, ज़्यादा कागजी काम तामझाम है ना न करना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।